हेलो एंड वेलकम। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर की सीरीज़ का आज है लेक्चर नंबर 4। और आपको बताऊं, अगर आप किसी भी जेके एसएसबी या जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, आपके लिए जे एंड के का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आज का जो ये लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम बात करेंगे जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो बोलता है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। और जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो है जे एंड के लोकल बॉडीज़ लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो बात करता है लोकल बॉडीज़ पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, अब आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 के बीच में क्या पढ़ा। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जे एंड के लेटेस्ट अभी कौन कौन से जो जिनको मिला, और उसके साथ साथ पूरा जे एंड के जीआई टैग की हिस्ट्री, पूरा जे एंड के में जीआई टैग की पूरी हिस्ट्री, वो सब हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको पढ़ाया पार्लियामेंट ने जो चेंजेस लाए जे एंड के में, उसके बारे में। पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए, एक्ट्स बनाए, तो शेड्यूल कास्ट 2024 वाला वो भी हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट 2024 वाला वो भी हमने आपको पढ़ाया लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको रिजर्वेशन अमेंडमेंट के बारे में भी पढ़ाया। अब लेक्चर नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। जो आपका जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही है जो हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही है, ठीक है। और ये हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने आपको इस लेक्चर नंबर 3 में सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लेक्चर नंबर 3 बन जाता है। और जे एंड के डिलिमिटेशन कमीशन या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज जो नई है, उनमें थोड़े से जो चेंजेस है वो थोड़ा सा आपको पढ़ाया जे एंड के रिलेटेड। तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा जे एंड के करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 4। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। लिंक के ज़रिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अपने बैच में। और आपको बताऊं, कांस्टेबल के 4000 प्लस पोस्ट्स आने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर के भी बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं, एनटी के भी पोस्ट्स आने वाले हैं। आप लोग पोस्ट्स का वेट मत करो, अभी से तैयारी करनी है आपको। अब वो टाइम चला गया जब पोस्ट्स का वेट करते थे। आजकल जेके एसएसबी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हुआ है, पता नहीं चलता कि कौन सी नोटिफिकेशन का कब एग्ज़ाम लेगा। तो आपको याद रखना है, तैयारी करनी है अभी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए आप जाके बैच में जुड़ सकते हो और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आज का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब यहां पे सेकंड क्या है? अभी तक तो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड का मतलब है 2023 के साल में दूसरा अमेंडमेंट। अगर 2023 के साल में तीसरा अमेंडमेंट होता, उसका नाम पड़ता थर्ड अमेंडमेंट। 2023 के साल के रेस्पेक्ट ही ये 1, 2, 3, 2, 4 चलता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है, क्योंकि 2023 में पहला अमेंडमेंट हुआ था जो हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया। 2023 में एक अमेंडमेंट ऑलरेडी हुआ है जो हमने आपको पढ़ाया। देख लीजिए 2023 का अमेंडमेंट, जिसका सिंपली यहां पे अमेंडमेंट है, फर्स्ट नहीं लिखा है, सिंपली अमेंडमेंट लिखा है। और जुलाई 2023 में इसकी बातें स्टार्ट हुई लोकसभा में जब इंट्रोडक्शन हुआ बिल का। ओके, लेकिन इसी 2023 के दिसंबर में और एक बिल लोकसभा में डाली गई जिसका नाम पड़ा सेकेंड अमेंडमेंट। 2023 का ही सेकेंड अमेंडमेंट यहां पे देख लीजिए, दिसंबर में लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और नाम पड़ा सेकेंड अमेंडमेंट। अब क्लियर हुआ, दिसंबर में ही 12 दिसंबर को ही लोकसभा ने यह पास किया, जिस दिन इंट्रोड्यूस किया उसी दिन पास किया। राज्यसभा ने 18 दिसंबर को पास किया और प्रेसिडेंट ने इस बिल को साइन किया, एसेंट दिया, अप्रूव किया, ठीक है ना, 20 दिसंबर 2023 को। तो ये डेट याद रखना, 20 दिसंबर 2023 में ये बिल जो है, अभी तक ये बिल ही थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने जब साइन किया तो ये एक्ट बन गया, तभी ऊपर मैंने लिखा है एक्ट। ओके,
यहां तक क्लियर है? अभी आपको एक ही बात याद रखनी है। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 वाला दिसंबर में हुआ, दिसंबर में सब कुछ हुआ। लोकसभा इंट्रोड्यूस, लोकसभा पास, राज्यसभा पास, प्रेसिडेंट एसेंट, ये सारा दिसंबर में हुआ, दिसंबर 2023 में। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। सर ये जो अमेंडमेंट हुआ 2023 में दिसंबर में, ये किस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ? ये आप सबको पता होगा, J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, उसी में ये अमेंडमेंट हुआ। ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में हमेशा होता है। अच्छा, इस एक्ट में 2019 वाले एक्ट में जो ये अमेंडमेंट हुआ अभी 2023 दिसंबर में, क्या क्या चेंजेस आई? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज आना। तो दो चेंजेस आई, जो दो चेंजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, और दोनों चेंजेस है J&K लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। जो J&K में लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसके बारे में। J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो शॉर्ट में MLAs के बारे में ये दोनों चेंजेस है जो J&K में MLA होंगे। ठीक है, अब ये दो चेंजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, याद रख लो, बहुत आसान है। सेक्शन 14A को इंसर्ट किया गया और सेक्शन 14B को इंसर्ट किया गया। पहले J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये दो सेक्शंस नहीं थे, आपने कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन अभी दिसंबर 2023 में जब ये एक्ट आया, जो आपका ये टॉपिक है, इसने क्या किया? दो सेक्शंस को इंसर्ट किया इस एक्ट में। 2019 वाले एक्ट में दो सेक्शंस को इंसर्ट किया। एक है सेक्शन 14A, दूसरा है सेक्शन 14B। अब ये सेक्शंस क्या बोलते हैं? सेक्शन 14A बोलता है वुमेन का रिजर्वेशन होगा J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वुमेन का रिजर्वेशन इस तरह से होगा कि 1/3 जो वुमेन है वो रिजर्व्ड है इस MLA सीट्स के लिए। अब यहां पे क्लियर याद रखो, आपको पता है, पहले थोड़ा सा देख लो, आपको पता है J&K में कितने सीट्स हैं? J&K में 90 इलेक्टेड MLAs हैं। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, पिछला लेक्चर देख लो मेरा। J&K में 90 MLAs हैं इलेक्टेड। ठीक है, ये जो 90 MLA बनेंगे, इसमें से मतलब टोटल नंबर आप जो है J&K में इलेक्शन जिन पे होगा अभी, वो है 90। और वुमेन कितनी आएंगी इनमें? ये जो अभी आपने ये एक्ट पढ़ा ना, ये बोलता है वुमेन आएंगी, सेक्शन 14 ये बोलता है वुमेन आएंगी 1/3, मतलब 33%। 90 का 33%, मतलब तीसरा हिस्सा। आप कह सकते हो 30 सीट्स, 90 में से 30 सीट्स। 1/3 या 33% एक ही होता है। और जब आप 33% निकालते हो 90 का, या 1/3 निकालते हो 90 का, वहां पे 30 सीट्स आते हैं, 30 MLAs। तो 30 MLAs या 30 सीट्स वुमेन होंगी। 90 में से, 90 में से 30 वुमेन होंगी। ये तो टोटल का हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये 90 में से SC के लिए कितने, ST के लिए कितने, आपको पता होगा। 90 में से SC के लिए 7 सीट्स है, और ST के लिए कितने हैं बताए? 9 सीट्स है ना, ये आपको पता है। तो SC के अंदर भी रिजर्वेशन होगा वुमेन का, ST के अंदर भी रिजर्वेशन होगा वुमेन का। कितना? 1/3, फिर से मतलब 33%। 1/3 ऑफ 9 ST के लिए होगा। मतलब कि ST के लिए 1/3 अगर 9 का करोगे, या 33% अगर 9 का निकालोगे, वो हो 3 सीट्स। तो याद रखना, ST में 3 सीटें वुमेन होंगी। वुमेन का रिजर्वेशन है ये। SC में वहां पे निकलता है लगभग 2.33 है ना, आप कह सकते हो 2 सीट्स, कम से कम 2 सीट्स लगभग। क्योंकि ये एक्ट बोलता है एज नियर एज पॉसिबल। एज नियर एज पॉसिबल का मतलब ये होता है लगभग लगभग। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो SC में 7 MLAs में 7 सीट्स में कम से कम 2 सीट्स आपका रिजर्वेशन है वुमेन का। तो ये एक्ट ये बोलता है, जो कि सेक्शन 14A बात करता है, जो इंसर्ट किया गया, बोलता है वुमेन का रिजर्वेशन होगा 1/3 एज नियर एज पॉसिबल। एज नियर एज पॉसिबल इसका मतलब है 1/3 SC और ST की सीट्स का रिजर्वेशन फॉर वुमेन होगा, और टोटल इलेक्टेड सीट्स मतलब 90 में से 90 टोटल इलेक्टेड सीट्स होगा 90 में से। ST का आपको पता है 9, SC का मतलब पता है आपको 7 सीट्स है। ठीक है ना, तो 1/3 ऑफ 7 ST के लिए 1/3 ऑफ 9, या 1/3 ऑफ टोटल का मतलब है 90। ये आपको पता चला, आसान है, पिछला लेक्चर भी आपने देखा होगा, आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से। तो 1/3 ऑफ SC ST सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 1/3 ऑफ टोटल इलेक्टेड सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक है, ओके, मतलब टोटल आप देख लीजिए 90 में से 30 वुमेन होंगी। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा सर अभी हमारे इधर J&K में इलेक्शन होगा, है ना, इलेक्शन होगा, तो क्या हम
अब ये एक्सपेक्ट करे कि 90 सीट्स जो इलेक्शन है उनमें 30 वुमेन होंगी, तो क्या इतने नंबर ऑफ वुमेन होंगे? ऐसा नहीं है, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन 14(3) बोलता है, ये यही बोलता है अभी के लिए ये नहीं है। सेक्शन 14(3) बोलता है देखो अभी जो होगा इलेक्शन उसके बारे में ये नहीं है। ये बोलता है कि सेक्शन 14(3) बोलता है कि ये चीजें जो आपने सेक्शन 14A में पढ़ी कि 33% वुमेन का रिजर्वेशन या 1/3 ऑफ टोटल वुमेन का रिजर्वेशन, या SC/ST का भी 1/3 या 33%, ये सारी बातें जो आपने पढ़ी ये इफेक्ट में आएंगी कब? जब पहला सेंसस किया जाएगा, मतलब जब आने वाला सेंसस किया जाएगा। आफ्टर ये जो आपने एक्ट पढ़ा, ये जो आपने एक्ट ऊपर पढ़ा, ये जो एक्ट हुआ, ये एक्ट अब लागू हुआ, मतलब 20 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने असेंट किया, चलो ठीक है एक्ट हो गया। इस एक्ट के बाद जब भी पहला सेंसस होगा, जब भी पहला सेंसस होगा, ठीक है ना, जितने साल बाद भी पहला सेंसस होगा, उसके बाद सेंसस के बाद मतलब ये इफेक्ट में ये बातें जो आपने पढ़ी ये तब लागू होंगी जब ये एक्ट के बाद सेंसस होगा, पहला ही सेंसस होगा एक्ट के बाद, और डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन मतलब फिर से बाउंड्रीज को लिमिट किया जाएगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाएगा उस सेंसस के रिकॉर्ड के बेसिस पे, उस सेंसस के, उस होने वाले सेंसस के डाटा के बेसिस पे। जब फिर से डिलिमिटेशन होगा मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रा करा जाएगा, तब ये चीजें लागू होंगी। और जब ये लागू होंगी, याद रखना, जब ये लागू होंगी तो 15 सालों के लिए ही ये वुमेन वाला रिजर्वेशन लागू होगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या वुमेन की रिप्रेजेंटेशन J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में कम है या बहुत ज्यादा हो गई। अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो वुमेन का ये रिजर्वेशन फिर नीड नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर से लगा कि नहीं वुमेन का रिजर्वेशन की नीड है तो फिर से शायद ये उसके बाद फिर से 15 साल चलेगा। तो कहने का मतलब ये है जो भी बातें आपने देखी अभी ये लागू नहीं होंगी, लागू होगी सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन के बाद, और जब ये लागू होगी तो 15 साल तक ही चलेगी, और 15 साल के बाद फिर से डिसाइड किया जाएगा क्या ये वुमेन का रिजर्वेशन चलेगा। और उसके साथ साथ ये भी बोला जाएगा कि रोटेशन ऑफ सीट्स भी किया जाएगा। रोटेशन ऑफ सीट्स मतलब J&K में मान लो 90 सीट्स हैं, अब इन 90 सीट्स में से मान लीजिए 30 सीट्स वुमेन के लिए हैं। मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल अनंतनाग राजौरी जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लगभग, A कॉन्स्टिट्यूएंसी, B कॉन्स्टिट्यूएंसी, C जैसे पहलगाम है, शांगस है, इसी तरह बहुत सारी C। अब मैं ऐसे लिखूंगा D या अनंतनाग ईस्ट या अनंतनाग वेस्ट है, ये अंदर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ABCD में नाम अभी दे रहा हूं, EF ऐसे ही। तो मान लो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो A और B और C का नंबर आया, DEF का नंबर नहीं आया, वुमेन का रिजर्वेशन इस पे रखा गया। लेकिन आगे फिर से क्या होगा, आगे फिर से डिलिमिटेशन एक होगा और वुमेन का रिजर्वेशन रोटेट किया जाएगा। मतलब कि देखो ना, वुमेन का रिजर्वेशन कौन कौन सी सीट पे होगा ये रोटेशन के बेसिस पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि वुमेन का रिजर्वेशन मान लो अनंतनाग वेस्ट में होगा तो हमेशा पूरी जिंदगी अब इससे वुमेन का रिजर्वेशन होगा, नहीं। अगर एक बार अनंतनाग वेस्ट का, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके, अगर अनंतनाग वेस्ट का एक बार आपका वो है रिजर्वेशन वुमेन का, तो अगली बार नहीं होगा, अगली बार ये रिजर्वेशन किसी और सीट के ऊपर होगा, तो रोटेशन ऑफ सीट्स होगा, रोटेशन ऑफ सीट्स होगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना, क्लियर इतना। तो डिलिमिटेशन एक और किया जाएगा और रोटेट किया जाएगा सीट्स को बार 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 बार, ठीक है ना। और हर बार डिलिमिटेशन का जो आने वाला सेंसस है उसका डाटा यूज किया जाएगा। तो फिलहाल आपके दिमाग में इतना ही है, सवाल आएगा, बताइए ये कब सेकंड अमेंडमेंट हुआ 2023 का दिसंबर, याद रखो, चाहे वो प्रेसिडेंट का एसेंट बोले, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा का इंट्रोडक्शन या पास बोले, कुछ भी बोले, दिसंबर आपने याद रखा ना तो बहुत काफ़ी होता है। एग्जाम में ऑप्शंस में 2-4 ऑप्शंस में आप आंसर निकाल देंगे। दिसंबर आपने याद रखा, बात खत्म। फिर आपको याद रखना है सेकंड अमेंडमेंट 2023 वाला J&K रिऑर्गेनाइजेशन में कितने सेक्शंस को इंसर्ट करता है? 2 सेक्शंस को इंसर्ट करता है। 2 चेंजेस है, 2 सेक्शंस को इंसर्ट करता है। बताइए दोनों सेक्शंस किसके बारे में बात करते हैं? MLAs के बारे में या J&K लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ही बात करते हैं। ये जो 2 सेक्शंस है 14A और 14, कौन कौन सा सेक्शन ये भी याद रखना, 14A 14B। अच्छा, 14A क्या बात करता है? वुमेन का रिजर्वेशन 33% या 1/3% एज नियर एज पॉसिबल, है ना। ओके, सेक्शन 14(3) बात क्या करता है? बात करता है अब ये लागू नहीं होगा, लागू होगा जब आने वाला सेंसस है, ये एक्ट के बाद जब भी सेंसस होगा फिर ये लागू, फिर सेंसस के डाटा के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया जाएगा, फिर से बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा, सॉरी, फिर से बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, फिर से कहाँ कहाँ से सीट आएगी, कौन से एरिया से सीट आएगी, MLA की सीट आएगी, वो बनाया जाएगा। तो
उसके बाद ही ये लागू होगा और ये 15 सालों के लिए लागू होगा और रोटेशन भी होगा सीट्स का। ऐसा नहीं कि ये जो रिजर्वेशन रखा हमेशा एक ही सीट पे चलेगा, रोटेशन भी होगा। और इसमें यह भी लिखा गया है कि कोई भी चेंज पार्लियामेंट ला सकता है, एज पार्लियामेंट बाय लॉ में डिटरमाइन। बीच बीच में बहुत सारी जगहों पे लिखा है पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा और उसी के हिसाब से इस लॉ के ऊपर जो चीज़ें हैं वो डाल सकता है, चेंजेस ला सकता है, इस कानून के ऊपर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ओके। अब आपको मैं बताऊं कि ये असल में कहानी वुमेन की रिजर्वेशन उठी थी इंडिया में, J&K से पहले ये इंडिया में उठी थी। और कब उठी थी? 2023 के साल में ही उठी थी। कब उठी थी? जब द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंडिया, पूरे इंडिया के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, तब ये J&K के लिए लागू नहीं था और J&K के लिए इसके अंदर प्रोविजन कुछ नहीं लिखा था। तब क्या लिखा था? अच्छा, 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 का हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया के लिए। लेकिन बिल ये 128th बिल है। आपको पता है हर बिल पास नहीं होती, लेकिन ये बिल 128th नंबर वाला बिल है जो इंडियन जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बिल डाला गया। लेकिन हर बिल पास नहीं होती, तो ये बिल पास हो गई, लेकिन ये 106 अमेंडमेंट हुआ। ठीक है ना? देखो ना, बिल तभी एक्ट बनती है जब ये हर बिल एसेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बिल जो है वो पास हो जाए और एसेंट करे प्रेसिडेंट। तो बस ये ज़्यादा इस पे सवाल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कभी अगर देखेंगे 128th बिल है ये, ठीक है ना, जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। लेकिन अगर एक्ट देखेंगे तो 106th एक्ट है ये, जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। अगर क्लियर नहीं है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आने वाले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करूंगा। वैसे बहुत आसान है। अब कहने का मतलब इसमें क्या है? आल्सो नोन एज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, या इसको बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, बिल लेकिन 128th वाली है ये। अब इसमें क्या लिखा है याद रखो, इसमें लिखा गया और ये कब इंट्रोड्यूस हुई, कब पास हुई, आप पता है आपको? 2023 में ही लोकसभा में ये 19 सितंबर 2023 को ये इंट्रोड्यूस हुई। लोकसभा ने ये पास की 20 सितंबर को, राज्यसभा ने ये पास किया 21 सितंबर को, प्रेसिडेंट ने साइन किया 28 सितंबर को। तो सितंबर 2023 की कहानी है ये, सितंबर मंथ 2023 की कहानी है ये, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बना। और ये क्या बोलता है? बोलता है 1/3 या 33%। 1/3 बोलो या 33% बोलो। एज नियर एज पॉसिबल 1/3 या एज नियर एज पॉसिबल 33% वुमेन का रिजर्वेशन होगा। कहां कहां? लोकसभा में। याद रखना, लोकसभा लिखा है, राज्यसभा नहीं लिखा है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है। ये पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो, मेरी बातों को गौर से याद रखा करो। और याद रखो, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में लिखा है, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली को लिखा है, स्टेट्स जितने भी है उन सब के लेजिस्लेटिव असेंबली को लिखा है। लोकसभा में लिखा है कि वुमेन का रिजर्वेशन होगा 33% या 1/3। यहां पे यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली का जिक्र था, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली J&K में होने वाली है और पौंडीचेरी में भी है। लेकिन पौंडीचेरी और J&K का जिक्र नहीं था। पौंडीचेरी के लिए भी अलग से ऐसे बिल आया जैसे ये J&K के लिए आपको अलग से लाना पड़ा, ये J&K के लिए अलग से लाया गया। और यही बातें हैं जो नीचे पूरे इंडिया के लिए लागू थी, वही बातें हैं इसमें भी कि 33% वुमेन का रिजर्वेशन। और सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई, SC/ST का 33, उसके अंदर भी 33 होगा, ST/SC का, और टोटल का भी 33, वो सारी बातें ये बोलता है। और सेम टू सेम बातें अभी J&K बोलता है J&K के लिए। लेकिन J&K में अलग से इनको लाना पड़ा, क्योंकि वो जो मेन एक्ट था, जो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट था 2023 वाला, वो लोकसभा के लिए अप्लाई किया गया था, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अप्लाई किया गया था, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए अप्लाई किया गया था। और आपको पता है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए वो अप्लाई नहीं है। हाँ, लेकिन J&K लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनने वाली है उसके बारे में जिक्र नहीं था, उसके बारे में अब अलग से जिक्र किया गया, ये जो आपके सामने टॉपिक है इसके जरिए। ओके, इतना क्लियर है? क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर हो गया। अब कोई भी सवाल आए आप लोग जवाब दे सकते हो, मुझे पूरी 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 उम्मीद है। ठीक है, ओके। देखिए, J&K लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो है, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया? आपको याद रखना है, लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ 5 फरवरी को, लोकसभा ने पास किया 6 फरवरी को, राज्यसभा ने पास किया 9 फरवरी को, और प्रेसिडेंट ने साइन किया 12 फरवरी को। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, 12 फरवरी को ये बिल बन जाती है एक्ट। तभी मैंने ऊपर लिखा है अमेंडमेंट बिल नहीं है,
अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, अब आप एक बात समझ लो, फरवरी के महीने में J&K लोकल बॉडीज वाला अमेंडमेंट हुआ 2024 में, 2024 फरवरी में, इतना याद रखा। अब ये लोकल बॉडी अमेंडमेंट है। लोकल बॉडीज आपको पता है, लोकल बॉडीज में पंचायत आता है, म्युनिसिपलिटी आता है, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स आते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, इन्हीं सब में अमेंडमेंट लाया गया। हमारे J&K में 3 एक्ट्स थे, 3 कानून है J&K वाले, उनमें अमेंडमेंट लाया गया। और वो 3 कौन से हैं? एक है आपके सामने J&K पंचायती राज एक्ट 1989, दूसरा है J&K म्युनिसिपल एक्ट 2000, तीसरा है J&K म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000। ये जो 3 एक्ट्स हैं J&K के, इन्हीं में अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट का नाम दिया गया J&K लोकल बॉडी लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। क्योंकि लोकल बॉडी इन्हीं को बोलते हैं, पंचायत को, म्युनिसिपलिटी को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है ना। ओके, अब यहां तक क्लियर है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमें इनके अंदर जाके कौन कौन से सेक्शन में चेंज आई वो सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वैसे सवाल आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल J&K पंचायती राज एक्ट 1989 के अंदर पता है सेक्शन 2 में चेंज आया, सेक्शन 2A में आया, सेक्शन 4 में आया, सेक्शन 27 में आया, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं इनमें सेम बातें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सेक्शन 2 में बोला गया अब OBC जो है उसका रिजर्वेशन होगा, OBC के बारे में लिखा है। सेक्शन 2 में लिखा है OBC का डेफिनेशन, फिर सेक्शन 4 में है OBC का रिजर्वेशन, सेक्शन 27 में भी है OBC। तो मतलब बार बार सेम बातें, तो सेक्शंस के अंदर नहीं जाना, कोई सवाल नहीं आपको इसमें पूछेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको कौन से सवाल आएंगे वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको बताने जा रहा हूं मैं, ये जो अमेंडमेंट अभी हुआ, ये 3 कानूनों में जो अभी अमेंडमेंट हुआ, ये जो अमेंडमेंट ऊपर आप देख रहे हैं, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट लाया, इन 3 कानूनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही आपको बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पंचायती राज एक्ट, ये एक्ट, इनमें तीनों में रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज डाला गया, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी डाला गया। देखो ये जो 3 एक्ट्स ऊपर है ना, इसके अंदर ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम आपको दिखेगा, पंचायत दिखेगा, म्युनिसिपलिटीज दिखेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिखेगा, बीडीसी दिखेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम दिखेगा आपको इन ऊपर 3 एक्ट्स में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस आपके सामने हैं, पंचायत हो, म्युनिसिपलिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, इन सब में बोला गया, इस अमेंडमेंट के जरिए जो आपने ऊपर देखा, इसके जरिए बोला गया कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी दीजिए इनमें। देखो इन सब में रिजर्वेशन फॉर ओबीसी डाला गया। पहले इनमें ऑलरेडी इनमें रिजर्वेशन था एसटी के लिए, एससी के लिए और वुमेन के लिए। लेकिन अभी ये 2024 फरवरी में जो ये अमेंडमेंट आया, इसने बोला कि ओबीसी का भी रिजर्वेशन अब ऐड कीजिए। नाउ ओबीसी आल्सो एडेड, ये कंसेप्ट आया। अगर आपको ये जो लोकल बॉडीज अमेंडमेंट में सवाल आया ना, जो फरवरी 2024 में आया, डायरेक्ट बोलना ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में बात करना है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा याद रखो कि दूसरा इसमें क्या चेंज लाया गया, जो भी ऊपर आप J&K में एक्ट्स में देख रहे हो ऊपर, ये इनमें और क्या चेंज आया वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल एक्सटेंड किया गया ऑल इंस्टीट्यूशंस के लिए। जो भी मैंने आपको पंचायत, म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या डीडीसी बोला, इन सब में एक्सटेंड किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल। पहले क्या था, पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसका जो हेड होता है वो होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। पहले यह था कि वो इलेक्शन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा पंचायत का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, डीडीसी का। और पहले क्या था, पहले यह था कि म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कौन कराएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर।
अब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का सिस्टम खत्म किया गया। अब बोला गया इन सब का इलेक्शन कराएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये जो चीज, ये जो यहां पे लिखा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सॉरी, वो इलेक्शन कराएगा। पहले ये लिखा था वो इलेक्शन कराएगा म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब वो हटा दिया गया है और बोला अब गया है कि इन कानूनों में जो हमने ये बोला था, ये जो एक्ट्स है J&K में, खासकर J&K पंचायती राज एक्ट वगैरह और सारे एक्ट्स, इनमें क्या बोला गया था कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का इलेक्शन कराएगा। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब इन सब का मतलब कि पंचायत, BDC, DDC, म्युनिसिपलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब इन सब का इलेक्शन कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन। अब क्या होगा? अब होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट इलेक्शन फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके सामने ये इंस्टीट्यूशंस है पंचायत वगैरह। क्लियर है इतना? अब और क्या बोला? तीसरा पॉइंट, ये जो एक्ट फरवरी में आया, अमेंडमेंट फरवरी में हुआ, जिसका नाम क्या है? J&K लोकल बॉडी लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। फरवरी 2024 में ये जो हुआ, जिसने इन 3 कानूनों को, ये भी याद रखना कौन कौन से कानून को चेंज लाया। J&K पंचायती राज एक्ट 1989, उसमें चेंज आए। म्युनिसिपल 2000 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2000 एक्ट 2000 में जो आया था, उनमें चेंज आई। ये भी याद रखना किस किस में चेंज आई और क्या क्या चेंज आई, ये याद रखना। ओबीसी को डाला गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को रोल इंक्रीज किया गया। अब ये सारे इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन कराएगा। अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन नहीं कराएगा इन दो का, अब सबका कराएगा कौन? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके, जिसका हेड होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ लिखा है कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखो एक बात याद रखना, पहले क्या लिखा गया था? पहले ये जो ऊपर आप कानून देख रहे हैं J&K पंचायती राज एक्ट वगैरह, इनमें पहले पता है क्या लिखा गया था? पहले बोला गया था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये पहले लिखा था। ये जो ऊपर आप देख रहे हो एक्ट्स J&K के पंचायती राज एक्ट वगैरह, उसमें बोला गया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फिर से अपॉइंट नहीं होगा। लेकिन अब ये जो अभी फरवरी में ये अमेंडमेंट आया, फरवरी 2024 में अभी जो ये लोकल बॉडीज अमेंडमेंट आया, इसने बोला इस चीज को हम रिमूव करते हैं। मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बार बार अब रीअपॉइंट हो सकता है। अब ये चीज आप याद रखना, सवाल आ सकता है। ये जो अमेंडमेंट आया, उसने कौन से प्रोविजन को रिमूव किया? उसने इस प्रोविजन को रिमूव किया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो पुराने एक्ट्स में लिखा था उस प्रोविजन को हटा दिया गया, जिसका मतलब है कि अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बार बार रीअपॉइंट हो सकता है। और क्या चेंज आई? और यह बोला गया कि सैलरी और बाकी कंडीशंस जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के, वो LG साहब डिटरमाइन करेंगे। LG साहब रूल बनाएगा। LG ऑफ J&K को पावर दिया गया यहां पे कि भाई LG साहब ये रूल बनाएगा और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी कंडीशंस, बाकी कंडीशंस डिटरमाइन करेगा। यहां तक कि ग्रांट और रिफ्यूज लीव का परमिशन देना या नहीं देना, वो भी LG साहब ही डिसाइड करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ये चीज डाली गई, LG साहब को ये दिया गया। नहीं तो इससे पहले बोला गया था कि कानून बनाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन LG साहब को ये पावर नहीं दिया गया था। लेकिन अभी LG साहब को पावर दिया गया है कि LG साहब ये डिसाइड करेगा कि सैलरी और बाकी कंडीशंस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, हालांकि लीव देना और लीव नहीं देना। अब यहां पे इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोविजन भी चेंज किया गया। पहले क्या था? पहले था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेगा LG ऑर्डर से, एक ऑर्डर निकाल के। जब LG को वो ऑर्डर निकलेगा तभी ऑर्डर LG तभी निकालेगा जब ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी दिखाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, जब ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाएगा तब LG साहब ऑर्डर निकाल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां प्रूव कौन करेगा? प्रूव करेगा कमेटी एक, जिसका नॉर्मली होता है जज जो होता है, जज जो होता है उस कमेटी का हेड। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब क्या सिस्टम आया। अब बोला गया, देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव अगर करना है वो उसी तरह होगा जिस तरह हाई कोर्ट का जज रिमूव होता है। अब हाई कोर्ट का जज किस तरह रिमूव होता है, उसी तरह हमारे J&K का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होगा। हाई कोर्ट का जज किस तरह रिमूव होता है ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग मुझे बताएं हाई कोर्ट का जज कैसे रिमूव होता है, आप लोगों को पता होगा। हाई कोर्ट का जज रिमूव करता है कौन? LG साहब नहीं करेगा रिमूव। पता है कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है
हाई कोर्ट को जज को रिमूव। तो अब J&K का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट खुद नहीं रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से जब 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी से जब हर एक हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, मतलब पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में, ईच हाउसेज में जब स्पेशल मेजॉरिटी से यह पास होगा कि हां हटाइए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, तब जाके प्रेसिडेंट साहब को यह पावर है कि वो हटा सकता है। लेकिन ग्राउंड सेम है, या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट को अगर लगेगा मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है J&K के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के, वो उस बारे में बिल उठाएगा और 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और जब 2/3 मेजॉरिटी मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, तब प्रेसिडेंट साहब इसको हटाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो बहुत मुश्किल हो गया अब J&K का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को हटाना बहुत आसान नहीं। LG साहब नहीं निकाल सकते उसको प्रेसिडेंट साहब निकालेंगे, और प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। जब पार्लियामेंट, पूरा पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, ठीक है ना, तब जाकर। अच्छा, वैसे ये चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ाई है आपको, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इनके जजेस कैसे रिमूव होते हैं। चलिए फिर और एक प्रोविजन क्या था इसमें ये जो आप 2024 फरवरी में जो लोकल बॉडीज अमेंडमेंट हुआ, उसमें और एक प्रोविजन क्या था कि इलेक्टोरल रोल से रिमूव किसको कर सकते हैं। देखो, इलेक्टोरल रोल में होते हैं आप लोगों का नाम, जो वोट डालते हैं, लोग जो वोट डालते हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है। अब ये जो लोग, पहले क्या था, पहले ये था, देखो 18 साल से नीचे जो भी है वो वोट नहीं डाल सकता, वो रिमूव किया जाएगा इलेक्टोरल रोल से। मतलब वो रिमूव किया, मतलब वो इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा। और जिसका अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, अगर लगेगा अनसाउंड माइंड है, तो फिर उसको भी इलेक्टोरल रोल में नहीं डाला जाएगा। पहले ये था, लेकिन अभी पता है क्या बोला गया? अभी बोला गया ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो इन दो के बावजूद, ये जो एक है और ये दूसरा है, कि 18 साल से नीचे वाला वोट नहीं डाल सकता और पागल वोट नहीं डाल सकता। मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब जो प्रूव्ड होगा पागल, ऐसे नहीं प्रूव्ड, जो पागल होता है, जिसको सर्टिफिकेट के थ्रू डॉक्टर ने बोला होगा ये पागल है। अब समझो इस बात को कि इन दो के बावजूद स्टेट इलेक्शन कमीशन एडिशनल ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी एडिशनल ग्राउंड के, फॉर एग्जांपल जिस बच्चे ने पत्थर मारा है उसको एक्ट लगा है, वो भी वोट नहीं डाल सकता। तो ये नहीं पता मुझे कौन सा एडिशनल ग्राउंड, शायद ये आगे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोविजन यहां पे डालने का मकसद कुछ हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एडिशनल ग्राउंड भी दे सकता है कि इलेक्शन से किसको रिमूव किया जाए, वोट डालने से किस इंसान को हटा दिया जाए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। आज का लेक्चर यहां पे एंड होता है। फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 5 में अब हम मिलेंगे, और ये जो आपके कोर्सेज आपके सामने हैं, या और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने इंटरेस्टेड वाले कोर्स में ज्वाइन कीजिए। और अभी ज्वाइन कीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सारे टेस्ट्स लिए जा रहे हैं। आपके यहाँ पे अभी चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट के, पटवारी के, इनके आपके टॉपिक वाइज टेस्ट्स अभी कराए जा रहे हैं। और पटवारी एक ऐसा बैच है जो अभी कंप्लीट है, और उसमें लेकिन आने वाला सिलेबस NT का भी कवर कर दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख लीजिए मैक्सिमम ये जो आपके सामने है सिलेबस कवर है। आप अपने इंटरेस्ट वाले बैच में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अब लेक्चर नंबर 5 J&K करंट अफेयर के। बताना नीचे कैसा लगा। ओके, बाय।